हेलो बच्चों, आज हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 8 के सेकंड चैप्टर का क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है। अब इसमें ये जो चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते समय एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ा है। लैंड कैसा रिसोर्सेज है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, ये लिमिटेड है, ये बढ़ नहीं सकता, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने पर जब ये ओवरबर्डन होगा तो किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं या किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब हमने डिटेल में कवर किया है। इसके अलावा सॉइल के बारे में भी, क्योंकि जब लैंड लिमिटेड है तो सॉइल भी लिमिटेड होगी। इसके साथ वाटर, क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में वाटर में, केवल 1% वाटर है जो यूज़ के लिए है, डेली कंजम्पशन के लिए। और उसके बाद है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये सारे टॉपिक एक एक करके हमने पूरे चैप्टर में कंप्लीट किए हैं। तो अब केवल हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन बचता है। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए जरूरी हैं, या सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, मिट्टी के बनने के लिए कौन से दो क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। आंसर है टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अगर टेम्परेचर अनुकूल नहीं होगा, टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होगा, तो आपका सॉइल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीम में है, कोल्ड में है या बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है सरफेस लेवल पे। तो साथ ही दूसरा रीज़न है रेनफॉल। तो रेनफॉल क्यों जरूरी है, जहाँ पर रेन ज़्यादा हो रही, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ पर अल्टीमेटली वेदरिंग और इरोजन ज़्यादा होगा। ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो रेनफॉल भी मैटर करता है। ये दो रीजंस हैं, ये दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। वो मतलब ऐसे दो रीजन बताइए जिसकी वजह से लगातार भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है। यहाँ पर दिया है डिफॉरेस्टेशन, पहला रीजन आप रख लीजिए डिफॉरेस्टेशन। भाई लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, लैंड को बनाए रखने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, नेचुरल वेजिटेशन की। अगर पेड़ है तो वो मिट्टी को बांधे रहेगा, ये हमने पढ़ा था क्लास में। तो यहाँ पर कह रहा है लैंड डिग्रेडेशन के लिए क्या रीजंस हैं, तो एक तो डिफॉरेस्टेशन है, साथ ही इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर लैंड्स। यहाँ पर दो रीजन क्या क्या है, एक तो है डिफॉरेस्टेशन, लगातार जंगलों को काटने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन की सिचुएशन आ रही है। साथ ही जो भी अब पैदावार, जो भी कृषि की पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए, अपने एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाने के लिए जिस तरह के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में वो मिट्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। साथ ही साथ वो पानी में भी मिक्स होकर अंडरग्राउंड वाटर को डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। Why is land considered an important resource? जमीन को एक important resource क्यों माना जाता है? Land is considered an important resource as it provides habitation to a wide variety of flora and fauna। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसी लैंड के ऊपर हम सब रह रहे हैं, तो हम हो, पशु हो, पक्षी हो, या फिर आपके पेड़ हो, तो जितना भी सब कुछ है सरफेस के ऊपर ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सब को पनपने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट बेस लाइन का काम है वो लैंड करता है। तो इसीलिए लैंड हमारे लिए मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है।
साथ ही ये वेरियस पर्पसेस के लिए भी काम आता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, माइनिंग हो, बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड्स हैं, या इंडस्ट्रीज हो। सिंपल लैंग्वेज में आप इतना समझ लीजिए कि जब भी इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड की बात कर रहा है तो लैंड के ऊपर जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन मेड हो, वो सब की सब इसी में आएगी। ठीक है, और इसीलिए लैंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। नेम एनी 2 स्टेप्स that government has taken to conserve plants and animals। प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह के स्टेप्स उठाए गए, उनमें से किसी 2 स्टेप्स को बताना है। क्या क्या है? हमने पढ़ा था कि नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, साथ ही बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए आप कोई भी 2 लिख देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन आप इसे ऐसे मान लीजिए कि आपका नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया और बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया। इनको बनाया गया है किस लिए? ताकि एनिमल्स को एज वेल एज प्लांट्स एंड वेजिटेशंस को पूरी तरह से कंजर्व किया जा सके। ऐसे 3 तरीके बताएं जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकें। क्या ऐसे रीजन हैं? पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जो वाटर है वो रोटेट करता रहता है हमेशा। वाटर का रोटेशन एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या चीज जरूरी है? तो जो रोटेशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पानी को रोकना या पानी को बेटर ढंग से यूटिलाइज करना। और जब बारिश का सीजन हो तो उस पानी को हम कैसे सेव करें कि वो अगले 8-9 महीने मतलब अगली बारिश तक भी हम प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कर पाए। तो उसके लिए पानी को सेव करना जरूरी है, वही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लाइनिंग इरिगेशन कैनाल्स टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर। इरिगेशन जो कैनाल्स हैं उनको प्रॉपरली कनेक्ट किया जाए, उनको इस ढंग से उनसे पानी लिया जाए कि जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो कम से कम हो। साथ ही ट्यूबवेल वगैरह से ग्राउंड वाटर ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कैनाल के यूटिलाइजेशन से हम वेस्टेज ऑफ वाटर को कम से कम कर सकें। साथ ही पेड़ लगाने की प्रक्रिया को हम बढ़ाएं जिससे कि ग्राउंड वाटर ज़्यादा जल्दी रिचार्ज हो। हमने पढ़ा था कि जब भी ग्राउंड वाटर जो सरफेस वाटर रन ऑफ होता है उसे रोकने का जो काम है वो पेड़ करते हैं, क्योंकि पेड़ की जड़ें उन पानी को रोक लेती है और फिर वो ज़मीन में जाने देती है। तो टोटली उसको ग्राउंड वाटर तक जाने का मौका दें ताकि वो ग्राउंड वाटर को दोबारा रिचार्ज करने का काम कर सके। तो सरफेस वाटर को रोकने के लिए पेड़ों की लगाने की ज़रूरत है जिससे कि ग्राउंड वाटर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन सा फैक्टर इसमें से जरूरी नहीं है? पहला है टाइम, दूसरा है सॉइल टेक्सचर, तीसरा है ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल फॉर्मेशन के लिए टाइम एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। बिना टाइम पीरियड के, बिना प्रॉपर टाइम फ्रेम के सॉइल नहीं बन सकता है। सॉइल को बनने के लिए एक प्रॉपर टाइम फ्रेम की जरूरत है। सॉइल टेक्सचर की बात कर रहा है ये, तो सॉइल बनने के बाद ये पता चलेगा कि उसका टेक्सचर क्या है, आप उससे पहले कैसे? तो ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का स्टेप नहीं है, ये सॉइल बनने के बाद का स्टेप है। तीसरा है ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर ऑब्वियस सी बात है, सॉइल जब बनती है तो बहुत सी चीज़ों को मिलाकर के आपस में बनती है, तो इसके लिए हर अलग अलग चीज़ की आपको ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो सॉइल को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, उसे हम कहते हैं सॉइल टेक्सचर। Which one of the following methods is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? सॉइल इरोजन को रोकने के लिए या कह लीजिए कि उसे मेंटेन रखने के लिए कौन सा इनमें से मेथड है? स्टीप स्लोप का सीधा सा मतलब है कि खड़ी परिस्थिति में खड़ी ढाल की बात कर रहा है।
एक है शेल्टर बेल्ट्स, दूसरा है मल्चिंग, तीसरा है टेरेस कल्टीवेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी ढाल को रोकने की बात आएगी तो या तो टेरेस कल्टीवेशन की बात आएगी या कंटूर की बात आएगी। तो यहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन आपका सही ऑप्शन है। मल्चिंग और शेल्टर बेल्ट्स हमने क्लास में डिटेल में पढ़ा है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। Which one of the following is not in favor of the conservation of nature? कंजर्वेशन के नेचर को प्रिजर्व करने के क्रम में इनमें से कौन फेवर में नहीं है? बल्ब को स्विच ऑफ करना जब उसकी जरूरत ना हो। भाई जब काम है तब तो आप ऑब्वियस सी बात है यूटिलाइज करेंगे ही, लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाए तब बल्ब को स्विच ऑफ कर देना। पानी को इस्तेमाल करने के बाद नल को बंद कर देना। तीसरा है डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग। अब पॉलीपैक्स को डिस्पोज करने का मतलब है कि अगर आप गलत ढंग से डिस्पोज करेंगे तो वो अल्टीमेटली नेचर के लिए हार्मफुल होगा, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका सी होगा। कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए कौन सा फेवर में नहीं है? बल्ब को बंद करने का मतलब है आप बिजली बचा रहे हैं, नल को बंद करने का मतलब है पानी बचा रहे हैं, लेकिन पॉलीबैग्स को अगर गलत ढंग से आपने शॉपिंग के बाद डिस्पोज किया तो इसका मतलब आप नेचर को हार्म कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ये डायरेक्टली आंसर यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, लैंड यूज का मतलब क्या है? जमीन का इस्तेमाल। तो जमीन का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए? जब हम सबसे बेटर वे में, ऑप्टिमम वे में, सबसे अच्छे तरीके से जब हम लैंड को यूज करें तो वही आपका बेटर लैंड यूज है। तो लैंड यूज होगा प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। जब ह्यूमस की बात हो रही है तो समझ जाइए सॉइल की बात हो रही है। ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप ऑफ सॉइल, क्योंकि इसी की वजह से आपकी जो मिट्टी में उर्वरता है वो बनी रहेगी। रॉक डैम्स का मतलब क्या है? प्रिवेंट सॉइल इरोजन। भाई आपने जब रॉक डैम बना दिया तो उसकी वजह से पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो लगातार जो फ्लोइंग वे ऑफ नेचर है वाटर का वो उसके साथ मिट्टी को लेकर के चलता है। अगर आपने डैम बना दिया तो डैम बनाने के साथ आपका पानी भी सेफ हो जाएगा। एरेबल लैंड, लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जो भी सुटेबल लैंड होगा जहां आप एग्रीकल्चर कर सकते होंगे, जहां आपको बेनिफिट मिलने की या प्रोडक्शन ज़्यादा होने की उम्मीद होगी। State whether the given statements are true or false. If true, write the reasons. Ganga Brahmaputra plain of India is an overpopulated region. अब आपको ये बताना है ये सही है या गलत। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का इलाका है, मैदानी इलाका, ये अतिशय जनसंख्या की स्थिति से ग्रसित है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो प्लेन्स है, यहाँ के जो प्लेन्स है और जो यहाँ के रिवर वैलीज है, आपको पहले भी पता है कि मैदानी भाग में ही सिविलाइजेशन ज़्यादा जन्म लेती है, जिसका कारण है कि लोगों को डे टू डे लाइफ में पानी की उपलब्धता रहती है और उसी के कारण वो अपना जीवन बेहतर बना पाते हैं। तो जो प्लेन्स है और जो रिवर वैलीज है वो सुटेबल लैंड ऑफर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो इसे कहते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे विश्व की बात कर रहा है कि ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेन है। तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट ट्रू है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। मतलब एक तो होता है पॉपुलेशन होना, लेकिन जितने संसाधन हैं, संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको ओवर पॉपुलेटेड रीजन कहते हैं। वाटर, दूसरा है क्वेश्चन है, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। ये स्टेटमेंट भी सही है कि हर मतलब जो पर पर्सन की जो वाटर अवेलेबिलिटी है इंडिया में, मतलब प्रति व्यक्ति के लिए जो जल की उपलब्धता है भारत में वो लगातार घट रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जब जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो संसाधन अपने आप कम होंगे। तो इस नियम को लगा लीजिए, तो इस नियम को लगाने से आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। फ्रेश वाटर इज अ स्कैर्स रिसोर्स। Water availability is a serious problem in many regions of the world due to the wastage of water, deforestation,
वही अगेन सारे रीजंस हैं कि क्या रीज़न है कि जो आपका वाटर है लगातार डिक्लाइन कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि लगातार हम पेड़ काट रहे हैं, पानी को ढंग से क्लीन नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे तो पर पर्सन वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। वैसे भी हमने क्या पढ़ा था कि 2.7% फ्रेश वाटर है जिसमें से 1% यूटिलाइजेशन के लायक है, मतलब ह्यूमन कंजम्पशन के लायक केवल 1% है। 2.7% में से 70% ऐसा है जो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो वहां से हम कनेक्ट कर लेंगे। rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movement is called intercropping। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्या कह रहा है ये कि लगातार रोज ऑफ ट्रीज प्लांट कर दिया जाता है कहाँ पर, कोस्टल एरियाज में। किस लिए, जिससे कि आप विंड का मूवमेंट चेक कर पाए, इसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। नहीं, गलत स्टेटमेंट है ये। उसको शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब कोई भी आपका कोस्टल रीजन है, जैसे आपके जो मैंग्रोव के वन, सुंदरवन वगैरह में पाए जाते हैं, या आपके और भी जो तटीय इलाके हैं, जो भारत का कोस्टल एरिया है, वहाँ पर ताकि सामने से आने वाला चाहे चक्रवात हो, पानी हो, तूफान हो, उनको रोकने का काम करते हैं, उसे हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग प्रोसेस है जिसमें अलग अलग, भाई नाम से पता चल रहा है ना, इंटरक्रॉपिंग, जिसमें अलग अलग क्रॉप्स को अल्टरनेट रोज में उगाया जाता है और अलग अलग टाइम में, जिससे कि आप किसी भी जमीन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएं और साथ ही उस लैंड को भी प्रोटेक्ट कर पाएं। ये है दोनों का डिफरेंस। ह्यूमन इंटरफियरेंस and changes of climate can maintain the ecosystem। ये भी स्टेटमेंट गलत है। Human interferences and climatic changes for the most part adversely affect the balance of the ecosystem। अगर आप दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे आप ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं या चेंजेस ऑफ क्लाइमेट, कह रहा है कि ये दोनों मिलके इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। नहीं, पहली बात तो ह्यूमन इंटरफेरेंस अगर पॉजिटिव वे में होगा तो वो किसी भी तरह के डेवलपमेंट को या किसी भी तरह के चेंजेस को सस्टेन करेगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव फॉर्म में होगा तो फिर ये दिक्कत करेगा। मैंने क्या पढ़ाया था क्लास में कि पेड़ पौधों से हम हैं, हमसे पेड़ पौधे नहीं हैं। हमारे ना होने पे भी पेड़ पौधे होंगे, पर पेड़ पौधों के ना होने पर हम नहीं होंगे, ये मैंने क्लास में पढ़ाया था। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट भी नहीं होगा। अगर क्लाइमेट ही चेंज हो जाएगा तो फिर इकोसिस्टम कैसे मेंटेन होगा। अगर क्लाइमेट काफ़ी वर्स कंडीशन में चला जाए तो भी नहीं होगा। तो फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत है, चेंजेस ऑफ क्लाइमेट नहीं होगा। इसीलिए लिखा है कि मोस्ट पार्ट में एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, साथ ही हमने एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ लिया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।